तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 पार्ट एग्जाम सीरीज जो साइंस का चल रहा है उसका ऑलरेडी हो गया है। मतलब आपको 60 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पांचों देख लेंगे ना, 100 क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे तो आपके साइंस में पक्का अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है। इसके बाद पार्ट 5 आ जाएगा। आपका एग्जाम सीरीज क्लास 8 का जो चला है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्टार्ट करते हैं अपना। हम एग्जाम सीरीज फिर से लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 8th के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको जब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा रहा था चैप्टर, तो मैं आपको बता दिया था कि सबसे पहले मतलब शुरुआत से कौन सा स्टेप होता है क्रॉप को उगाने का। देखिए, यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा करके दिया गया है 7 ठे। उसको आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लॉफिंग द फील्ड, मैन्यूरिंग। मतलब इन आपको दिए गए हैं 7 प्रोसेस। इनको स्टेप वाइज लगाना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखें, तो इसको सबसे पहले आप सॉइल प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं ना। फिर उसके बाद खेत की जुताई करते हैं, फिर सीड को बोते हैं। ठीक है, फिर खाद डालते हैं उसमें, फिर उसको सिंचाई करते हैं, फिर उसको काटते हैं, तब भेजते हैं आपको जहाँ भेजना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए, चैनल पे लेक्चर पड़ा हुआ है। प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, वाटर को क्रॉप देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन। नेक्स्ट, कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो मील उल में रखा जाता है, आलू भी रखा जाता है, क्रॉप भी रखा जाता है, उसको स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, स्टोरेज। सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही तरह के प्लांट उगाए जाते हैं, उनको क्रॉप बोलते हैं। देखते हो ना, धान की खेती, गेहूँ की खेती कितनी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। अ मशीन दैट कट द मैच्योर्ड क्रॉप, जब क्रॉप पूरे हो जाते हैं तो उसके कौन सी मशीन काटती है? तो अब तो हर गांव में निकल गया है, आ जाती है कटाई के समय, हार्वेस्टर मशीन आती है। ठीक है, और रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस। रबी क्रॉप का नाम बताइए जो कि एक दाल हो। तो जो चना होता है ना, चना, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? रबी क्रॉप होता है। ठीक है, ग्राम। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब चाप में मिलावट हो, उसमें भूसी सुसी सब हो, तो उसमें से ग्रेन को अलग करना क्या होता है? विनोइंग। क्या होता है? विनोइंग। हर घर में मम्मी लोग करती हैं विनोइंग, सूप से पछोड़ती हैं या फिर पंखे द्वारा अलग, गंदगी को अलग निकाल जाता है, ग्रेन को अलग निकाल दिया जाता है। आगे चलते हैं, टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, जैसा कि मैं आपको 3 वीडियो डाल चुका हूँ ना, तो उसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किसके काम में ईस्ट का प्रयोग होता है। ध्यान देना, जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल, एल्कोहल के फर्मेंटेशन में या प्रोडक्शन में ईस्ट का प्रयोग होता है। मतलब ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स, देखिए एंटीबायोटिक्स के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं इसी सीरीज के। तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ को जैसे होता है? इतना तो पता है कि मलेरिया प्रोटोजोआ को जैसे होता है, पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब काट लेगा तो मलेरिया आपको हो जाएगा। ठीक है, और जब डेंगू डेंगू होता है तो एडीज मच्छर काटेगा। जब एडीज मच्छर काटेगा तो आपको डेंगू हो जाएगा, और जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं फीमेल क्यों लिखा है? क्योंकि मेल मच्छर काटते नहीं हैं, खून नहीं चूसते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो एक लोग से दूसरे लोग में ट्रांसफर हो जाए, छुआछीत से या फिर टच करने से, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको बता दूं, इसका बहुत बड़ा कारण है ये जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है अपने घर में ना, ये सबसे खतरनाक होती है। जैसे एक पर्सन को क्या हुआ, जुकाम हुआ है, ये इसके जाके थूक के बैठ गई और आपके खाने में आके बैठ गई, तो आपको पक्का होना ही होना है। ठीक है, हाउस फ्लाई की वजह से ज़्यादा होता है। देखिए, जो ब्रेड होते हैं, इडली होता है, वो खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ईस्ट लग जाते हैं। क्या? ग्रो आप ईस्ट। आप ब्रेड रखें, आप 3 दिन, एक ही दिन या 2 दिन ब्रेड को हवा में रख दीजिए खुलते में, आपका ब्रेड खराब हो जाएगा। किसके कारण? ईस्ट के कारण। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस में शुगर से अल्कोहल बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप बताइए कि अल्कोहल किसके द्वारा बनता है? ईस्ट के द्वारा ना, ईस्ट के द्वारा बनता है। अल्कोहल ईस्ट के द्वारा बनता है। और ईस्ट क्या करता है? ईस्ट फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, फर्मेंटेशन। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, देखिए मिलाना है, तो यहाँ पे 6 है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको गोल्ड दिया है, तो गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड दिया है आपको पहले में, तो गोल्ड में से
इधर बी में कौन सा मैच कर रहा है? थर्मोमीटर गोल्ड से रिलेटेड है? नहीं। इलेक्ट्रिक वायर गोल्ड से रिलेटेड है? नहीं। रैपिंग फूड, फूड गोल्ड में फूड को पैक करते हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम गोल्ड में फूड को पैक करें। ज्वेलरी बनाते हैं? बिल्कुल सही, गोल्ड का काम होता है ज्वेलरी बनाना, ठीक है, गोल्ड को ज्वेलरी से मैच करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आयरन, आयरन का क्या काम होता है? तो आयरन का इलेक्ट्रिक वायर बनता है? कभी नहीं। आयरन के खाना पैक होता है? नहीं। ज्वेलरी? नहीं। मशीनरी? बिल्कुल। आयरन का मशीनरी में होता है। कहाँ होता है? मशीनरी, मशीन्स में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का काम फूड को पैक करने में होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका रीजन बता चुका हूँ पिछले सीरीज में, जो इसका तीसरा लेक्चर था, ठीक है। कार्बन का काम कहाँ होता है? बता दीजिए कार्बन का। तो कार्बन कोयला होता है ना, उसको आप फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जलाते हैं कोयला फ्यूल की तरह। कापर का यूज कहाँ होता है? तो कापर का वायर बनता है घरों में, ठीक है, कापर का वायर बनता है, ठीक है। लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा मरकरी। अब मरकरी का यूज कहाँ होता है? देखिए ये थर्मामीटर, थर्मामीटर में मरकरी का यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मेटल नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आज जान लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं लचरस होते हैं, मतलब चमक होता है मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स के अंदर चमक नहीं होता है, डल होते हैं ना। और अपेयरेंस और दिखते कैसे हैं? तो मेटल दिखते हैं हार्ड, कठोर होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। और हार्ड होते हैं मेटल, ठीक है। गोल्ड मुलायम होता है क्या? सिल्वर मुलायम होता है क्या? कॉपर एल्युमिनियम मुलायम होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस कैसा है कि अगर हम मेटल को पीट दें, अगर मेटल को हथौड़ी से पीट दें तो टूटेंगे नहीं। जैसे इतना बड़ा मेटल है तो चिपटा होकर इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब सीट्स में, मतलब पतला हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर नॉन मेटल को तोड़ने गए, एक हथौड़ी मारे टूट जाएगा, ठीक है, तुरंत टूट जाएगा। वो बीट थीन सीट में नहीं बदलेगा, वो पतले सीट में नहीं बदलेगा, और तुरंत यहाँ से मारेंगे तो यहाँ से टूट जाएगा खट्टे से, ठीक है। और आप मेटल को वायर बना सकते हैं, मेटल का वायर बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। और अगर ये चिपटा हो जाए तो उसे मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर मेटल का आप वायर बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। और नॉन मेटल का वायर नहीं बना सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हीट, तो जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए तो एल्युमिनियम कॉपर का यूज वायरिंग में होता है। क्यों? कार्बन का वायर नहीं बनता वायरिंग के लिए, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में ना हीट ट्रांसफर होती है ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अगर आपको करंट मार रहा है, किससे? एल्युमिनियम का तार लगाए हैं, आपको करंट मार दिया, ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, आप किसी नॉन मेटल का तार लिया कर लगा दीजिए, आपको लाइन नहीं मारेगा। लेकिन लाइन आपका उसमें ट्रांसफर ही नहीं होगा तो आपकी बिजली काम ही नहीं करेगी आपके घर की। तो मेटल का वायर बना जाता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? देखो भाई, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, मैं पेट्रोलियम चैप्टर जब पढ़ा था कोलम पेट्रोलियम, उसमें बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि पेट्रोलियम बनते हैं वाज फार्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट ब्यूरिड इन द सी मिलियंस ईयर्स एगो। देखिए ये क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि सी के अंदर कोयला कैसे बनता है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब पेड़ पेड़ के अंदर जो होते हैं, जमीन के अंदर। लेकिन जो समुद्र के अंदर जो मरे हुए जानवर रहते हैं, करोड़ों, मतलब करोड़ों लाखों साल बाद वो किस में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। कैसे बदलते हैं? दीज डेड बॉडी गॉट कन्वर्टेड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। ये कीचड़ और मिट्टी से पैक हो जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे जब कीचड़ मट्टी से कोई चीज़ पैक हो जाएगा तो वहाँ पे हवा नहीं मिल पाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए जो डेड ऑर्गेन रहते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज जाते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपका समुद्र हो गया, यहाँ पे डेड ऑर्गेन जो मरे हुए हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या हो गया? इनके ऊपर कीचड़ से लदा हुआ सब सन गया, ठीक है। तो इनके अंदर एयर की कमी हो गई, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इनका दबाव बढ़ गया, ऊपर से ये दबते चले गए। लाखों करोड़ों साल बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। आगे बढ़ते हैं। देखिए रीजन देना है आपको कि वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर फायर सिनेमा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक, मैं आपको कई बार बता चुका कि अगर जो आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है या ऑयल की वजह से लगी है, तो वहाँ पे हम वाटर का प्रयोग बुझाने में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ़ यू यूज कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देन ए पर्सन डजिंग द फायर माइट इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाटर कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये बोल रहा है पूरा कि अगर आपके घर में आग जो लगी है इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो वाटर से आप नहीं बुझा सकते, क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब पानी में करंट बहती है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है ना, पानी में वायर कनेक्ट करा के देख लीजिए, लाइन से तुरंत मारेगा। तो पानी में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से वायर आग लगी है तो आप कभी भी पानी मत डालिएगा भूल कर भी, क्योंकि करंट आपको भी मारेगा और आपका जितना सिस्टम है ना सब भ्रष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
क्या है? एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, लकड़ी से अच्छा एलपीजी अच्छा फ्यूल है लकड़ी से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए इसलिए क्योंकि एलपीजी जो होता है वो स्मोकलेस होता है, इसमें स्मोक नहीं निकलता है। और जो एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ये स्मोक नहीं देता है, गंदगी नहीं देता है। लेकिन जब वुड जलता है तो उसमें क्या निकलते हैं? उसमें कार्बन पार्टिकल निकलते हैं। वुड जलाएंगे आप, धुआं धुआं निकलेगा, सांस लेंगे दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। पेपर बाई इट्स सेल्फ कैच फायर इजिली वेयर इज पीस ऑफ पेपर रेप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप पेपर को डायरेक्ट जलाएंगे तो जल्दी से जल जाएगा, आप जलाते भी हैं और जल भी जाता है ना। लेकिन अगर आप उसी पेपर को एल्युमिनियम के किसी पाइप में मोड़ करके डाल दें, अब जलाएं तो नहीं जलता है। क्यों? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका रीजन क्या है, पढ़िए। अ पीस ऑफ पेपर रेड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट कैट फायर इजली, आसानी से एल्युमिनियम के अंदर रखा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एल्युमिनियम बीइंग ए मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पेपर टू द मेटल एंड द पेपर डज नॉट अगेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोल रहा है कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सॉरी हीट होता है। तो अगर आप इसके अंदर रखा हुआ पेपर जलाएंगे ना, तो जितना हीट आप पेपर को दे रहे हैं उतना हीट सब एल्युमिनियम लेता जाएगा लेता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हीट को लेना। तो पेपर जलाएंगे, हीट सारा एल्युमिनियम ले लेगा, तो पेपर जलेगा ही नहीं, आसानी से नहीं जलेगा लेकिन जल जाएगा। ठीक है। आपको किसका डायग्राम बनाना है? कैंडल का। भाई साहब कैंडल का डायग्राम तो सही बना लेंगे, हाँ, लेकिन नाम लिखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कैंडल। क्या बोलते हैं? कैंडल। ठीक है। हाँ भैया, अब फ्लेम की बात आ गई। तो सबसे ये काला वाला अंदर वाला फ्लेम हो गया, इनर मोस्ट जोन हो गया, मिडिल जोन, आउटर जोन। और आपको बताया है यहाँ पे क्या, कि जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, ये मान लीजिए कैंडल हो गया, जो सबसे बाहरी पार्ट होगा ये सबसे गर्म होता है। ठीक है। और जो यहाँ नीचे वाला होगा सबसे कम होता है, बीच वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा बाहरी पार्ट होता है। ठीक है। तो पूछ देगा विच पार्ट ऑफ कैंडल इज मोस्ट हार्टेस्ट, कौन सबसे गर्म होता है? तो आउटर जोन। ठीक है। और सबसे कम इंटर मोस्ट जोन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस्ड। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल नापा जाता है किसमें? किलो जूल पर केजी में। किसमें? किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी में नापा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? तो 1 ग्राम फ्यूल जलाने पे जितना एनर्जी हमको मिलती है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। द वैल्यू विच obtained फ्रॉम बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, लिख लीजिएगा डिफिनीशन। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। ठीक है। CO2 का जो एक्सटिंग्यूशर होता है, सिलेंडर होता है, उसमें CO2 गैस भरी जाती है, ये फायर बुझाने के काम में आता है। ठीक है। तो कैसे फायर बुझा देता है? 2 वे दिया है, मैं आपको एक ही वे बता रहा हूँ। सिंस इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, इट कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आग लगी है ना बहुत सारी। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर CO2 डाल देते हैं, CO2 गैस डाल देते हैं, तो आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जो CO2 होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है। ज़्यादा भारी होता है मतलब आप तराजू पे 1 किलो ऑक्सीजन रखेंगे, 1 किलो, सॉरी, अगर आप ऑक्सीजन को तौलेंगे, CO2 को तौलेंगे, तो CO2 भारी होती है भाई साहब, जान लीजिए। ठीक है। तो आप बताइए कि आप यहाँ पे सोए हैं, ठीक है, और आपके ऊपर क्या है? आपके ऊपर आपसे वजनी चीज आ गया, तो आपको दबना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बताइए, 2 कुश्ती हो रही है, एक मजबूत है एक कमजोर है बेचारा। ठीक है। ये वाला इसको एक घुम्मा मार दिया, बेचारा शांत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो मजबूत है। तो CO2 जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा वजनी है, इसलिए जैसे ही ये इसको पर आता है तो फ्लेम का जो आग जल रही है वो उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाता है। तुमको पता होना चाहिए आप लोगों को कि फ्लेम या फिर आग तभी जलेगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन को ही दबा दे रहा है, ऑक्सीजन खत्म, आग बुझ जाएगी, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का डिफिनेशन दिया जो मैं आपको पहले बता चुका, अब नहीं बताऊंगा। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैं MCQ में करा चुका हूँ लेकिन फिर भी करा देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो देखिए, तो कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जितना एनर्जी दी गई होती है उतना केजी डिवाइड करना होता है। तो 1,80,000 मतलब 1,80,000 आप लिख दीजिए, 1,80,000 मैंने लिख दिया। ठीक है। इसको आप 4.5 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। किससे डिवाइड करेंगे? 4.5 से। किससे? 4.5 से। अब ये किलो जूल में होता है और ये जूल में, सॉरी केजी में, इसका आंसर आएगा किलो जूल पर केजी में। इसको काटेंगे तो
4.5 को 8 से काटेंगे तो 4 आएगा, बाकी जितना सुनना है लगा दीजिए। तो इसका आंसर आएगा 40,000। कितना? 40,000। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है। आप कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला याद रखिएगा। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई होती है, जितनी एनर्जी दी गई होती है उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। एनर्जी मीन्स जो कि जूल या किलो जूल में दी गई होती है, और मास मीन्स जो कि केजी में दिया गया होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एनर्जी जूल में दी गई है, क्या जूल में, अगर यहाँ पे किलो जूल में दी गई है तो सही है। किलो जूल केजी में दी गई है ऐसा नहीं तो सही है। लेकिन आपको ये केजी में दिया है लेकिन ये जूल में दिया है, तो आपको करना क्या पड़ेगा पता है? जो जूल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 180 जूल दिया होता, तो आपको जानते हैं क्या करना पड़ा होता? क्या करना पड़ता? इसको आपको किलो जूल में बदलना होता। और आपको किसी चीज़ को किलो में बदलना होता है तो 1000 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 1000 से आप गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? 1 किलो जूल में बदल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको हम किलो जूल पर केजी में निकालते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको जूल में दिया गया हो तो उसको आप किलो जूल में बदल लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर केजी है, अगर ग्राम में दिया गया हो तो ग्राम को भी केजी में चेंज कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस लगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। वाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर लिस्ट। देखिए पेपर क्यों सेव हमें करना चाहिए, पेपर को क्यों बचाना चाहिए, और पेपर को बचाने के लिए 4-5 उपाय बता दीजिए आप, ठीक है, कैसे आप पेपर को सेव करेंगे। चलिए, तो पेपर शुड बी सेव्ड बिकॉज इट टेक अराउंड 17 फुल ग्रोथ ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। समझा? पेपर शुड बी सेव्ड, पेपर को इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि 17 8 10 अराउंड 17 फुल ग्रो ट्रीज, मतलब समझ में आता है? पेपर को इसलिए हमको बचाना चाहिए कि 1 टन पेपर में, 1 टन बताइए, 1 टन किसे बोलते हैं? बता सकते हैं 1 टन किसे बोलते हैं? कोई बता सकता है 1 टन किसे बोलते हैं? 1 टन, मेरे हिसाब से 10 कुंटल को 1 टन बोलते हैं, ठीक है। 10 क्विंटल को 1 टन बोलते हैं ना। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि 1 टन, आप कंफ्यूज, देखिए मैं कंफ्यूज हूँ अभी, 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है कि नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन 1 टन पेपर बनाने में, 1 टन पेपर बनाने में 17 पेड़ लगते हैं, और वो भी पूरे पूरे लंबे 17 पेड़। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 1 टन पेपर बनाने में 17 पेड़ लगते हैं। आप सोच लीजिए, इतना पेपर का अगर खर्चा करेंगे, एक बार में 17 पेड़ जाएंगे। ट्री एज वी नो दैट आर इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ नेचर। आपको पता होना चाहिए जो ट्री पेड़ होते हैं वही तो नेचर का बैलेंस बनाए रखते हैं। इसीलिए इन ऑर्डर टू सेव ट्री एंड प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ देयर लॉसिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू सेव पेपर। पेपर को हमें इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि यार तुम ही सोचो, 17 पेड़ लग रहे हैं 1 टन पेपर बनाने में, ठीक है। अब पेपर जैसे ही ट्री की कटाई करेंगे, पेड़ से ही तो पेपर बनता है। अगर आप ट्री को काट देंगे, 17 पेड़ एक एक बार में काटेंगे, इतना जनजीवन है भारत में या फिर पूरे विश्व में, प्रजातियां सब मर जा रही हैं, उनको हवा नहीं मिल रहा है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है जंगल में। तो इसलिए थोड़ा समझना चाहिए ना सबको, पेपर का यूज बचाना चाहिए। और कैसे बचा सकते हैं? तो आप पेपर एंड रिसाइकिल, आप जो फेंका कहीं है, जो पेपर है गार्बेज में, उसको उठाइए। रिसाइकिल, रिसाइकिल कहाँ होता है? ये मशीन आती है, अब ये फैक्ट्री में होगा, तो आप उसको दीजिए फैक्ट्री में, वो हो जाएगा रिसाइकिल। और क्या है? यूज बोथ साइड ऑफ पेपर राइटिंग। जब राइट कर रहे हैं ना आप लोग, बहुत क्या होते हैं, यहाँ पे राइट किए, फिर यहाँ पे राइट किए, फिर यहाँ पे, फिर ये छोड़ दिए। देखिए ये गलत बात है। आप जब राइट कर रहे हैं पूरा सीरियल वाइज, ये ऐसे देखिए, एक होता है ना, एक होती है इंसानियत। तो आप लोग थोड़ा इंसानियत जगाइए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर भी जान होती है, ठीक है। वो बोल नहीं पाते लेकिन दुखी होते हैं, ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस पेपर, और आप थोड़ा सा उसके जागरूक होइए कि पेपर को हमको बचाना है। और यूज पेपर इंडिया से थोड़ा दिमाग से पेपर यूज करिए। अगर जहाँ पे हाथ के, जैसे हाथ पे लिखने का काम है तो हाथ पे लिख लीजिए, और हाँ एग्जाम में हाथ पे मत लिखिएगा, नहीं तो आपका काम और बिगड़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ भैया, तो यू करियर्स और प्रो करियर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जी मैं आपको ये बता देता हूँ सिंपल में, और इसे बता चुका हूँ सेल चैप्टर में। तो यू करियर जो होता है, इनके पास न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होते हैं, प्रोकैरियोट के पास नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं? न्यूक्लियस प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और आप प्रोकैरियोट का एग्जांपल देखिए, तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल सबसे बढ़िया आपको मिलेगा बैक्टीरिया। कई बार आपको सीरीज में भी बता चुके हैं और लेक्चर में भी। बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, और सॉरी, बैक्टीरिया लिख लीजिए इसका आंसर। बैक्टीरिया हो जाएगा, और ब्लू ग्रीन एल्गे, दो एग्जांपल इसका लिख लीजिए, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, इसका लिख लीजिए। अमीबा लिख लीजिए, ह्यूमन लिख लीजिए, इंसेक्ट लिख लीजिए। भाई साहब हम लोग के पास न्यूक्लियस है, अब इनके पास नहीं है तो मैं क्या करूँ। आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पार्ट 3 था
एग्जाम सीरीज क्लास 8 का पार्ट 3 था, ये क्वेश्चन उसमें आ चुका है, ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। क्रोमोसोम फाउंड कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कहाँ फाउंड होता है? न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर फाइंड होता है और इसका स्ट्रक्चर धागे जैसी संरचना रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये इसका काम क्या रहता है? ये अपने पेरेंट्स से लेकर के अपने चिल्ड्रेन तक इरिटेंस, मतलब उसके जो गुण रहते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, उनके जो गुण होते हैं जैसे बाल भूरा है या लंबाई, ये सब इंटेंट करते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को जीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका चौथा खत्म होता है, चौथा सीरीज खत्म होता है, सॉरी सीरीज का चौथा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको 80 क्वेश्चन हो गए, कितने? 80। लास्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।